हेलो एवरीवन। एमपी बोर्ड कक्षा 12वीं के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे लेखा शास्त्र यानी अकाउंट विषय के, जिन्हें आपको जरूर पढ़ के जाना है, आपके वार्षिक परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे देखिए प्रश्न नंबर 1 में है सही विकल्प चुनिए। पहला प्रश्न है गैर व्यापारिक संस्थाएं अपना हिसाब किताब किस पद्धति से रखती हैं, तो इसका हो जाएगा रोकड़ प्रणाली। सा नंबर इसका सही हो जाएगा। इसके आगे देखेंगे दूसरा प्रश्न क्या दिया हुआ है, सामान्य लाभ पर वास्तविक लाभ का अधिक के कहलाता है, तो ये द नंबर हो जाएगा अधिलाभ। तीसरा प्रश्न है ख्याति क्या है, तो ख्याति क्या होती है, एक स्थायी संपत्ति होती है, तो आपको ब नंबर इसका लगा देना है, स्थायी संपत्ति। चौथा प्रश्न कह रहा है कंपनी के ऋण पत्र धारी किस श्रेणी में आते हैं, तो लेनदार इसका हो जाएगा ब नंबर सही आंसर। पांचवा प्रश्न है कौन सा वित्तीय विवरणों के विश्लेषण का उपकरण नहीं है, तो तलपट नंबर पे जो दिया हुआ है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके आगे देखेंगे छठवां नंबर दिया हुआ है रोकड़ प्रवाह विवरण संबंधित है, किससे संबंधित है, लेखांकन प्रमाप जो 9 से, तो ये आपके सही विकल्प के आंसर हो गए जो बहुत ही महत्वपूर्ण थे। इसके आगे प्रश्न नंबर 2 देख लेंगे। प्रश्न नंबर 2 में दिया है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला प्रश्न है प्राप्ति भुगतान खाता खाली स्थान है व्यवहारों का सारांश है, तो रोकड़ व्यवहारों का सारांश है, तो पहले का हो जाएगा रोकड़। दूसरा है साझेदारी ठहराव में परिवर्तन साझेदारी फर्म का खाली स्थान दिया कहलाता है, तो साझेदारी ठहराव में परिवर्तन जो है साझेदारी फर्म का पुनर्गठन कहलाता है, तो यहाँ पे आ जाएगा पुनर्गठन। तीसरा है साझेदारी में साझेदारों का दायित्व असीमित होता है, तो तीसरे का हो जाएगा यहाँ पे असीमित हो जाएगा। चौथा है दायित्वों में कमी फर्म का क्या कहलाएगा, लाभ कहलाएगा, तो यहाँ पे लाभ आ जाएगा चौथे का। पांचवा है अंशहरण खाते का शेष पूंजी संचय खाते में हस्तांतरित किया जाता है, तो यहाँ पे हो जाएगा पूंजी संचय। इसके आगे देखेंगे पहले ही खाली स्थान है अंशों पर लाभांश की दर निश्चित होती है, तो पूर्वाधिकार अंशों पर यहाँ पे आ जाएगा पूर्वाधिकार अंशों पर लाभांश की दर निश्चित रहती है। और आखिरी है विक्रय अनुपातों को आवर्त अनुपात भी कहा जाता है, तो यहाँ पे आवर्त आ जाएगा, तो ये आपके रिक्त स्थान के भी आंसर हो गए। इसके आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में सही जोड़ी बनाइए, 2 कॉलम दिए हैं और बा मैच कराना है आपको। पहला प्रश्न है विघटन के पश्चात प्रथम भुगतान तृतीय पक्ष को दिया जाता है, ई नंबर पे जो दिया हुआ है ये इसका सही आंसर है। साझेदार की मृत्यु पर उसके हिस्से का भुगतान कानूनी उत्तराधिकारी को दिया जाएगा, सी नंबर इसका हो जाएगा। तीसरा फर्म का आंतरिक दायित्व साझेदार का ऋण, तो ए नंबर पे जो दिया वो हो जाएगा। फर्म का बाह्य दायित्व बैंक ऋण, एफ नंबर से मैच कराना है। साझेदारी संलेख बनाना अनिवार्य नहीं है, लेकिन साझेदारों में जो साझेदारी में लाभों का बांटना वो अनिवार्य है, तो इसका डी हो जाएगा। तो ये आपके सही जोड़ी के भी आंसर हो गए प्रश्न नंबर 3 के। आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है विशेष कार्य के लिए प्राप्त दान क्या कहलाता है, तो विशिष्ट दान कहलाएगा, पहले में हो जाएगा विशिष्ट दान कहलाएगा। दूसरा है बैंक अधिविकर्ष प्राप्ति भुगतान खाते के किस पक्ष में लिखा जाएगा, तो क्रेडिट पक्ष में लिखा जाएगा, दूसरे का हो जाएगा क्रेडिट पक्ष। तीसरा है अंकित मूल्य से अधिक मूल्य पर अंशों का निर्गमन क्या कहलाता है, तो अधिमूल्य निर्गमन कहलाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा तीसरे का अधिमूल्य निर्गमन। चौथा है वे ऋण पत्र जो अंश में बदले जा सकते हैं क्या कहलाते हैं, वे ऋण पत्र जो अंश में बदले जा सकते हैं परिवर्तनीय ऋण पत्र कहलाते हैं, तो इसका हो जाएगा परिवर्तनीय ऋण पत्र। इसके आगे देख लीजिए 5वां प्रश्न है वह पूंजी जिससे अधिक अंशों का निर्गमन कंपनी द्वारा नहीं किया जा सकता, तो आरक्षित पूंजी कहलाएगी, क्या कहलाएगी, आरक्षित पूंजी। ये हो जाएगा आपके 5वें का आंसर। छठवां है प्रस्तावित लाभांश को कंपनी के चिट्ठे में किस शीर्षक के अंतर्गत दर्शाया जाता है, चालू दायित्व, तो ये 6वें का हो जाएगा चालू दायित्व। और आखिरी दिया हुआ है कंपनी की स्थापना करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं, तो प्रवर्तक कहते हैं, जो कंपनी की स्थापना करता है उसको क्या कहेंगे, प्रवर्तक। तो ये आपके एक वाक्य के उत्तर हो गए प्रश्न नंबर 4 के। प्रश्न नंबर 5 में देखिए सत्य असत्य है, तो सत्य असत्य का पहला है प्राप्ति भुगतान खाते में केवल पूंजीगत मदें ही लिखते हैं, तो ये असत्य हो जाएगा, पहले का असत्य। दूसरा है प्रीमियम एक पूंजीगत लाभ है, तो ये सत्य हो जाएगा, दूसरा सत्य है। तीसरा ऋण पत्र अल्पकालीन ऋण की प्रकृति के होते हैं, तो ये असत्य हो जाएगा। चौथा है कंपनी के चिट्ठे को क्षैतिज रूप में बनाया जा सकता है, तो ये भी असत्य है। और 5वां है आकस्मिक दायित्वों को दायित्व पक्ष के योग में सम्मिलित किया जाता है, तो ये सत्य है। और आखिरी वित्तीय विवरण व्यवसाय की शोधन क्षमता के सूचक हैं, सत्य है। तो आपको एग्जाम में ऐसे टिक नहीं करना, आपको सत्य और असत्य लिखने हैं,
ऐसे सत्य और असत्य। तो ये आपके ऑब्जेक्टिव जो थे 32 नंबर के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर हमने करा दिए। इसके आगे महत्वपूर्ण प्रश्न देख लीजिए जो आपको जरूर पढ़ने हैं। जैसे है पेशेवर व्यक्ति किसे कहते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आपको तैयार कर लेना है। प्रवेश शुल्क किसे कहते हैं, बहुत छोटे प्रश्न है लेकिन ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। साझेदार की 2 विशेषताएं लिखिए, साझेदारी संलेख से क्या आशय है, त्याग अनुपात क्या है, ये बहुत सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हम आपको बता रहे हैं और इनको आपको जरूर तैयार कर लेना है। साझेदारी फर्म के पुनर्गठन से क्या तात्पर्य है, साझेदार के निवृत्त होने के 2 कारण वैधानिक प्रतिनिधि से क्या आशय है। ये दोनों प्रश्न आपको सभी पढ़ के जाने, छोटे प्रश्न जो भी आपके 2-2 अंक के लिए जरूरी है, ये किसे कहते हैं या ये क्या है, तो वो जरूर आपको तैयार करके जाना है। साझेदारी फर्म के विघटन से क्या आशय है, न्यायालय द्वारा फर्म के विघटन की 2 परिस्थितियों को लिखिए, ये सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। अनुपातिक आवंटन क्या है, अन्य अभिदान से क्या आशय है, समतांश की 2 विशेषताएं लिखिए, अंशों के सममूल पर निर्गमन से क्या आशय है। वाहक ऋण पत्र को समझाइए, शोध ऋण पत्र किसे कहते हैं, वाहक ऋण पत्र को पढ़ना है, शोध ऋण पत्र किसे कहते हैं। वित्तीय विवरण से क्या आशय है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। वित्तीय विवरण के 2 उद्देश्य, कार्यशील पूंजी क्या है, वित्तीय विवरण के 2 उद्देश्य और कार्यशील पूंजी क्या है, ये सभी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके लिए। इसके आगे देखिए, अनुपात विश्लेषण से क्या आशय है, प्राप्ति भुगतान एवं आय व्यय खाते में 3 अंतर लिखिए, इसको भी आपको तैयार करके जाना है। यहाँ पे देखेंगे कि कुछ बड़े क्वेश्चन है लॉन्ग आंसर वाले, जो मैथमेटिकल रूप से इनको कैलकुलेशन करके कुछ खाता बनाना है। एक पुस्तकालय के खाते से प्राप्त निम्न सूचनाओं से वर्ष 2020 के लिए प्राप्ति भुगतान खाता बनाना। क्या बनाना आपको, प्राप्ति भुगतान खाता। तो उसका जो प्रारूप होता है वो यदि आपने पढ़ा हुआ है तो यहाँ पे दिया हुआ प्रारंभिक रोकड़ा शेष दिया है, चंदे से प्राप्त 1000 रुपये है, 200 रुपये यहाँ से प्राप्त है, किराया चुकाया 150 रुपये, पुस्तकें क्रय की गई 1000, समाचार पत्र 500 रुपये, वेतन चुकाया 500। तो जो यहाँ पे विवरण दिया हुआ है सूचनाएं, तो आपको प्राप्ति भुगतान खाता बनाना है, तो प्राप्ति भुगतान खाता पढ़ के जाना है आपको। पुनर्मूल्यांकन खाता एवं वसूली खाते में 3 अंतर लिखिए। तो पुनर्मूल्यांकन खाता क्या है और वसूली खाता क्या है, रिवैल्यूएशन अकाउंट और रियलाइजेशन अकाउंट में आपको डिफरेंस पढ़ के जाना है। यहाँ पे देखिए, नए लाभ विभाजन अनुपात की गणना कीजिए, तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस तरीके के प्रश्न कई बार आ चुके हैं। XYZ लाभ हानि को 3:2:1 के अनुपात में बांटते हैं, Z अवकाश ग्रहण करता है, उसका हिस्सा X और Y के द्वारा 2:1 में बांट लिया जाता है, नए लाभ विभाजन अनुपात की गणना कीजिए। तो ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अंश और स्कंद में 3 अंतर लिखिए। एक सीमित दायित्व वाली कंपनी ने वर्मा ट्रेडर्स को 72,000 मूल्य की संपत्ति खरीदी, इसके भुगतान में 1,000 रुपये पूर्णदत्त समतांश सममूल्य पर निर्गमित किया। आवश्यक प्रविष्टियाँ करना है आपको, जनरल प्रविष्टि करना है। एक आदर्श वित्तीय विवरण की 3 विशेषताएं बतानी है, वित्तीय विवरणों के विश्लेषण के 3 सीमाएं लिखनी है, और यहाँ पे कुछ लाभ हानि खाता विवरण बनाना है। तो लाभ हानि खाता विवरण कैसे बनाते हैं, आपको प्रारूप जरूर आना चाहिए, उसके आधार पर आप ये बना सकते हैं। इसके आगे, स्थायी पूंजी खाता एवं परिवर्तनशील पूंजी खाते में अंतर, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये जरूर आ सकता है आपके एग्जाम में, इसको जरूर पढ़ लेना है। एक फर्म का औसत लाभ 25,000 रुपये है, समान लाभ की दर 10% है, फर्म की संपत्तियां 3 लाख रुपये है, दायित्व 1,25,000 है। अधिलाभ के 2 वर्ष के क्रय के आधार पर ख्याति मूल्य की गणना करनी है, इसको भी तैयार करके जाना आपको। और बात 3:1 के अनुपात में लाभ हानि विभाजन करने वाले साझेदार हैं, उन्होंने हिस्सा को 1/5 हिस्सा देकर साझेदार बनाने का निश्चय किया। हिस्सा के प्रवेश पर संपत्तियों एवं दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन निम्न प्रकार दिया गया। स्टॉक जो 15,000 का था 20,000 रुपये आंका गया, 20,000 के अंत पर 10% ह्रास काटना है, 10,000 के देनदार पर 5% और 12,000 के देनदार पर 2% का आयोजन किया गया। तो पुनर्मूल्यांकन खाता बनाना निम्न संयोजन से। इसके आगे देख लीजिए, पूर्वाधिकार अंशों के किन्हीं 4 प्रकारों का वर्णन कीजिए, इसको तैयार करना है। सरकार लिमिटेड के पास 100 रुपये वाले 25 समतांश थे, जिसमें से उसने 20 रुपये आवेदन पत्र के दिए, लेकिन आवंटन के 80 रुपये प्रथम याचना के 20 रुपये नहीं दे सका। संचालकों ने प्रथम याचना के बाद अंशों का हरण कर लिया और हरण संबंधित नकल प्रविष्टि कीजिए। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको तैयार कर लेना आपको। इसके आगे चालू अनुपात ज्ञात करना है, लेनदार दिया है, अदत्त वेतन दिया है, देय विपत्र दिया है, स्थायी संपत्तियां, स्टॉक, देनदार, बैंक पर रोकड़, सभी चीज़ें दी हुई हैं। स्टॉक अनुपात की गणना करना है, विक्रय रुपए दिया है 4 लाख रुपए, औसत स्टॉक रुपए 40,000 है, लाभ अनुपात 10